जो आप देख रहे हैं तस्वीरें हैं, रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो जैसे कल गाड़ी में बैठकर पहुंचे थे, आज भी गाड़ी से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा। बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए हैं और अब आगे मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं है, रोक लिया गया है मीडिया कर्मियों को। रॉबर्ट वाड्रा जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं उस गाड़ी को बैरिकेड पार करके ईडी का जो मुख्य गेट है उसके सामने फिलहाल रोक दिया गया है। और ये तस्वीर आपके सामने, रॉबर्ट वाड्रा इसी गाड़ी से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। तीसरा दिन लगातार सवालों का जवाब रॉबर्ट वाड्रा देंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, गाड़ी से नीचे आ गए रॉबर्ट वाड्रा। मीडिया के कैमरों की तरफ देखकर मीडिया कर्मियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पत्नी प्रियंका गांधी आज भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ नजर आ रही है। आज भी कल की ही तरह प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आई हैं। हालांकि कल जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर के भीतर जा रहे थे तब पत्नी से गले मिलकर वो भीतर गए थे। आज फिलहाल ईडी के गेट के सामने रॉबर्ट वाड्रा को आप देख रहे हैं। पत्नी प्रियंका गांधी कल की तरह आज भी गाड़ी में बैठकर उनको ईडी दफ्तर तक छोड़ने आई हैं, या यूं कहें कि उनके साथ आई हैं। पिछले 2 दिन में लगातार 12 घंटे की पूछताछ हो चुकी है रॉबर्ट वाड्रा से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, कल जैसी ही तस्वीरें आज भी देखने के लिए मिल रही हैं। कल की ही तरह आज भी रॉबर्ट वाड्रा जब ईडी दफ्तर पहुंचे हैं तो पत्नी प्रियंका गांधी उनके साथ। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, बिल्कुल कल जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। प्रियंका गांधी जो हैं खुद रॉबर्ट वाड्रा के साथ आई हैं और तस्वीरों में आपको इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा आपको नज़र भी आ रहे होंगे। वो भीड़ के बीच में जहां पर ईडी का एंट्रेंस है वहां पर रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि जब किसी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो उससे पहले कुछ कागजी कार्रवाई होती है, वो करनी होती है। यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा वहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी वो रजिस्टर में एंट्री करेंगे, अपना आई कार्ड दिखाएंगे और उसके बाद वो अंदर जाएंगे। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल जो प्रियंका गांधी थी वो यहीं पर लंच के टाइम तक उनके साथ मौजूद रही थी, यानी कि यहाँ जो ईडी ऑफिस के सामने वेटिंग ऑफिस है वो यहीं पर बैठी रही थी। और उसके बाद लंच के टाइम पर दोनों साथ निकल गए थे और उसके बाद फिर वो ड्रॉप करने के लिए आई थी। और आज की भी अगर बात करें तो आज भी तस्वीर बिल्कुल ही वैसी नज़र आ रही है। प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में नज़र आएंगी और रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त ये देखिए आपको हाथ हिलाते हुए तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। एंट्री हो चुकी है और रॉबर्ट वाड्रा जो है इस वक्त ईडी ऑफिस के अंदर, ईडी हेडक्वार्टर के अंदर आपको ये दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आज तीसरे दिन की पूछताछ है। इससे पहले 2 दिन की जो पूछताछ थी, करीब 6 घंटे तक 2 दिन की पूछताछ हुई है और माफ़ी चाहूँगा 12 घंटे तक 2 दिन की पूछताछ हुई है। पहले दिन करीब 6.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, दूसरे दिन 5.5 घंटे की पूछताछ हुई है। और आज ये देखना होगा कि ये पूछताछ जो है वो कितनी देर तक चलती है। वही 11 बजे के करीब का वक्त है और 11 बजे का ही समय दिया गया था ईडी की तरफ से और दोनों ही दिन रॉबर्ट वाड्रा लंच के लिए निकले थे। और तो आज भी क्या प्रियंका गांधी यहीं पर रुकेंगी और यहीं पर इंतजार करेंगी? मनोज, इसको लेकर कोई जानकारी? अपनी गाड़ी में बैठकर वापस निकल रही हैं प्रियंका गांधी। तस्वीर वापस निकल रही हैं। आप तस्वीरों में आपको प्रियंका गांधी देखिए, आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। यहाँ पर प्रियंका गांधी गाड़ी में बैठ करके आज वापस निकल रही हैं। कल प्रियंका गांधी ने करीब 2 घंटे तक यहाँ पर इंतज़ार किया था रॉबर्ट वाड्रा का, जो ईडी ऑफिस के सामने वेटिंग रूम है वहाँ पर इंतज़ार किया था। लेकिन इस वक्त जो प्रियंका गांधी है वो वापस गाड़ी के अंदर बैठ चुकी हैं और आज इसका मतलब वो यहाँ से वापस जा रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज की जो पूछताछ है वो कितनी लंबी यहाँ पर रहने वाली है। जी रोमाना। मनोज, 2008 का ये मामला है और जिस बात का जिक्र बार बार रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से किया जाता है कि 2019 में भी इसी तरीके से ईडी ने बुलाया था, घंटों घंटों की पूछताछ की थी, तमाम सवाल तब भी रखे थे, मैंने सबके जवाब दिए थे। अब जबकि 2025 में एक बार फिर इस मामले में सवाल जवाब हो रहे हैं, तो सिलसिला जो पुराना था उसी को ईडी की तरफ से दोहराया जा रहा है या फिर कुछ नए सवालों की फहरिस्त जो ईडी सामने रख रही है रॉबर्ट वाड्रा के? सूत्र क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई थी उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी इस मामले की, उस दौरान 2025 में कुछ नई चीज़ों का पता चला, कुछ नए बातों का जो था वो ईडी को पता चला। उन्हीं को साफ करने के लिए कि उन बातों में कितनी सच्चाई है, उसके लिए रॉबर्ट वाड्रा को जो है समन किया गया है और पूछताछ की जा रही है। यानी कि पुराने सवाल तो दोहराए जा ही रहे हैं, साथ ही साथ पुराने सवालों के साथ साथ नए सवाल भी जो हैं वो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। यही वजह है कि आज तीसरा दिन है रॉबर्ट
वाड्रा को यहाँ पर बुलाया गया है। सूत्रों से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इन 2 दिनों के दौरान रॉबर्ट वाड्रा से सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। यही वजह है कि आज तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब ये देखना होगा कि आज कितना समय पूछताछ में लगता है। क्या आज फिर से 6.5 घंटे या 6 घंटे की पूछताछ होती है, या फिर रॉबर्ट वाड्रा आज जल्दी निकल जाएंगे, इसका अभी हमें इंतजार करना होगा। जी। और इस सब के बीच मनोज, जो खबर आ रही है कि ईडी ने तैयारी पूरी कर ली है और चार्जशीट अब दायर करने की तैयारी में है ईडी, इसको लेकर क्या जानकारी मनोज? रोमाना, एक बार सवाल दोबारा दोहराएंगे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है ईडी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, सूत्र ये भी बता रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, सूत्रों का यही कहना है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबे समय से इस मामले की चल रही है, 2019 से जो है ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी तक इस मामले में जो चार्जशीट है वो दाखिल नहीं हो पाई है। तो सूत्रों का यही कहना है कि चार्जशीट भी दाखिल करनी है और किसी न किसी नतीजे पर भी पहुँचना है। यही वजह है कि अब फाइनल स्टेज पर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला है। इस वजह से रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ नए तथ्य सामने निकल करके आए, उन तथ्यों की तस्दीक करने के लिए ही बार बार अब रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया जा रहा है। आज तीसरा दिन है, 2 दिन करीब 12 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। अब यह देखना होगा कि आज की पूछताछ कितनी देर तक होती है। पहले दिन रॉबर्ट वाड्रा पैदल आए थे, उसके बाद 2 दिन से रॉबर्ट वाड्रा अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ आ रहे हैं। कल प्रियंका गांधी यहां पर लंच के टाइम तक रुकी थी, उनका इंतजार किया था, लेकिन आज वो गाड़ी में बैठकर यहां से निकल गई हैं। जी मनोज, जिस तरीके से सूत्र जानकारी दे रहे हैं, इस बार ये मामला रॉबर्ट वाड्रा की लगातार तीसरे दिन ईडी के सामने ये पेशी और ईडी के वो सवालों की फहरिस्त रॉबर्ट वाड्रा के सामने रखना, सिर्फ और सिर्फ वो गुरुग्राम लैंड डील मामले से आगे निकलकर क्या बात, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और आर्म्स डीलर संजय भंडारी तक का नाम सामने आ रहा है, तो मामला और गंभीर होता हुआ? जी देखिए, जब चार्जशीट फाइल होगी उसके बाद सारी चीज़ें सामने निकल कर के आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2018 में ये मामला लोकल पुलिस ने यानी गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज किया था। 3.5 एकड़ लैंड की डील का ये मामला था, जिसको 7.5 करोड़ रुपए में रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी थी उसने खरीद लिया था। उसके बाद अचानक से जो ज़मीन थी उसका जो लैंड यूज़ था वो चेंज हो गया और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने उस ज़मीन को 58 करोड़ रुपए में DLF को बेच दिया। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर के आ रहा है कि एक साजिश का हिस्सा था। कहीं ना कहीं ये पहले से इन लोगों को मालूम था कि जो लैंड यूज़ है वो चेंज होने वाला है, इस वजह से उस ज़मीन को महंगे दामों पर बेचा गया और PMLA के तहत ही ईडी इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाँ, चार्जशीट में क्या निकल करके आने वाला है, किन किन लोगों का नाम होगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल मनोज, हालांकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से ईडी इस मामले में जांच कर रही है और वो जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जिन धाराओं के तहत इस मामले में ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, क्या इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी भी मुमकिन है मनोज? रोमाना, ये कहना अभी मतलब बहुत जल्दबाजी होगा कि रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, या ईडी सिर्फ पूछताछ के बाद चार्जशीट फाइल कर देगी, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ईडी क्योंकि अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ नई चीज़ें सामने आई, नए तथ्य सामने आए और उसी वजह से रॉबर्ट वाड्रा को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हाँ, ईडी रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, ये तो सबूत तय करेंगे कि उनके खिलाफ कोई सबूत पाए जाते हैं तो हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर भी लिया जाए, और अगर कोई बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मिलते हैं तो हो सकता है ईडी सिर्फ इस मामले की अदालत में चार्जशीट फाइल कर दे। तो अभी इसके लिए इंतजार करना होगा कि ईडी जो है चार्जशीट फाइल करने में कितना वक्त लेती है। खबर पक्की है, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस आज भी देश भर में प्रदर्शन की तैयारी में। कांग्रेस नेता कह रहे हैं बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को निशाना बना रही है। आज दूसरे दिन देश में शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। मुद्दा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट का विरोध। देश में शहर शहर ईडी ऑफिस के बाहर आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन, नारेबाजी और हंगामा करेंगे। बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है, ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और जो चीज गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे। कांग्रेस के प्रोटेस्ट कैलेंडर के मुताबिक चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे प्रदर्शन होगा, जयपुर में दोपहर 12 बजे प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को निशाना बना रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। अपने विरोधियों के खिलाफ, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ
धमकी, प्रतिशोध, उत्पीड़न और डराने की राजनीति है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी आरोप लगा रही है स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को कब्जाने की कोशिश हुई है। वहीं कांग्रेस कह रही है जब कुछ खरीदा या बेचा ही नहीं गया तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी एक्शन का सड़क पर विरोध कर रही कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जब कोई खरीद बिक्री ही नहीं हुई तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है। क्या आंसर है? कौन सा रुपया मूव किया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या है, क्राइम कमिटेड क्या है, क्रिमिनल इंटेंट क्या है, फायदा किसने उठाया, इन किसी प्रश्न में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी कह रही है कि आखिर कांग्रेस कैसे किसी प्राइवेट पार्टी को चंदा दे सकती है। ये नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की संपत्ति को कब्जा करने की साजिश थी। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। चिराग पासवान ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। चिराग ने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है तो कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपने गलत किया है तो दोषियों पे कार्रवाई होगी। खबर पक्की है, देश की निगाहें एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट पर हैं। नए वक्फ कानून को लेकर आज फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होगी। ये सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं। नए वक्फ कानून पर आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार और नए वक्फ कानून के समर्थन में याचिका दायर करने वाला पक्ष अपनी दलील रखेगा। जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था। अरे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। दरअसल सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो नए कानून के कुछ प्रावधानों के अमल पर अंतरिम रोक लगा सकता है। कोर्ट ने मामले को लेकर जारी विवाद के तात्कालिक समाधान के लिए कुछ अंतरिम आदेश देने की मंशा जताई थी। हालांकि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। सुनवाई के पहले दिन केंद्र सरकार और वक्फ कानून का समर्थन करने वाले पक्ष की दलील पूरी नहीं हुई, इसीलिए सुनवाई आज भी जारी रहेगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला आएगा। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 150 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इनमें से 72 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सुनवाई कर रही है। तो खबर पक्की है, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। आज केंद्र सरकार और नए वक्फ कानून के समर्थन में याचिकाएं दाखिल करने वाले लोग अपनी दलीलें रखेंगे। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक लगभग 150 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण से जरा जानते हैं विस्तार से आज की सुनवाई में क्या होगा। निपुण, क्या मुख्य तौर पर आज सॉलिसिटर जनरल और वो याचिकाएं जो इस कानून के समर्थन में अदालत में पहुंची हैं, उन्हीं की तरफ से दलीलें अदालत के सामने रखी जानी है? जी बिल्कुल, देखिए आज सॉलिसिटर जनरल और वक्फ कानून समर्थक याचिकाकर्ता अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि कल जब कोर्ट ने यह मंशा जताई थी कि वो एक टेंटेटिव ऑर्डर बताया था कि हम ये आदेश देने जा रहे हैं कि वक्फ संपत्तियों को फिलहाल डिनोटिफाई ना करें और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह ना दे फिलहाल, तो इसका विरोध किया था उन लोगों ने और कहा था कि हमें अपनी बातें रखने तो दीजिए, हम इसके विरोध में कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो कोर्ट ने कहा था ठीक है, आज दोपहर 2 बजे का मौका आपको दिया जा रहा है और आप अपनी बात रख सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए निपुण सहगल। तो आज दोपहर 2 बजे से एक बार फिर वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। नए वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह दिए जाने का विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत 2 सवालों से की। पहला, मामला सुप्रीम कोर्ट ही सुने या हाई कोर्ट में भेज दे। दूसरा, कानून को लेकर याचिकाकर्ताओं के मुख्य मुद्दे क्या हैं। दोनों पक्षों ने मामले को हाई कोर्ट भेजने का विरोध किया। इसके बाद शुरू हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह दी जा रही है। वक्फ की जमीन पर सरकार के दावे पर फैसले का अधिकार सरकारी अधिकारियों को ही दिया गया है। नए कानून से संरक्षित इमारतों का वक्फ का दर्जा छिन सकता है। वक्फ बाय यूजर को खत्म कर देने से कई पुरानी संपत्तियों पर असर पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कानून के उस प्रावधान को भी चुनौती दी गई
जिसमें केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई का सार ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर तुरंत रोक से इनकार कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिए घोषित संपत्ति डी नोटिफाई न की जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट भी मुस्लिमों को जगह देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ कानून में कई अच्छी बातें भी हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 सदस्यों की एसआईटी बनाई है। वहीं हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक कमेटी का गठन किया। नए वक्फ कानून के विरोध की आड़ में किसने मुर्शिदाबाद को सुलगाया? मुर्शिदाबाद में बार बार हुई हिंसा की वजह क्या थी? इसकी जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 सदस्यों की एसआईटी बनाई है। एसआईटी में आईबी, एसटीएफ और सीआईडी के अधिकारियों को शामिल किया गया है। एसआईटी की अध्यक्षता डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज करेंगे। एसआईटी में खुफिया शाखा के एक एडिशनल पुलिस अधीक्षक, एक सीआईएफ के डीएसपी, एक सीआईडी के डीएसपी, सीआईडी के 4 इंस्पेक्टर, ट्रैफिक पुलिस और 1 इंस्पेक्टर और सुंदरबन पुलिस जिले के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को शामिल किया गया है। एसआईटी के सभी सदस्यों को आज दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक जांच कमेटी बनाई है। ये कमेटी हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की जांच करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच कमेटी के सदस्य 18 अप्रैल को मालदा जाएंगे। 19 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। कमेटी के सदस्य हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और पीड़ितों को दी जा रही मदद की जानकारी लेंगे। कमेटी सुझाव देगी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बांग्लादेश से आए उपद्रवियों को रोकने में बीएसएफ नाकाम रही है। वहीं टॉप सूत्र ये दावा कर रहे हैं हिंसा के दौरान बॉर्डर पार से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। मुर्शिदाबाद के सूती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर में भड़की हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने सवाल पूछा कि आखिर बॉर्डर पार से घुसपैठिए कैसे आए? बीएसएफ क्या कर रही थी? ऐसे बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? ममता बनर्जी की घुसपैठ वाली थ्योरी को सुरक्षा तंत्र से जुड़े टॉप सोर्सेज ने गलत बताया है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान बांग्लादेश बॉर्डर से कोई घुसपैठ नहीं हुई। बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्लादेश की तरफ इशारा किया गया है। इन आतंकी संगठनों ने स्लीपर एजेंट के जरिए दंगा कराने की साजिश रची। वीडियो कॉल के जरिए स्थानीय युवकों को भड़काया गया। 12 से 25 साल के युवकों को हिंसा भड़काने की जिम्मेदारी दी गई। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए पटना में आज महागठबंधन की बैठक। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक 2 बजे पटना में आरजेडी ऑफिस में शुरू होगी। बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, वीआईपी के मुखिया मुकेश साहनी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीएम-एमएल के प्रदेश अध्यक्ष समेत गठबंधन के दिग्गज नेता शामिल होंगे। हमारी पार्टी का निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम होगा। सीएम के चेहरा के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास 60 सीट हम लड़े ताकि हमारे पास ज्यादा विधायक हो। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। साथ ही गठबंधन में सीट शेयरिंग, गठबंधन के दलों की समन्वय समिति बनाने, साझा चुनाव प्रचार अभियान, चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। साथ ही विवादित बयान देने वाले नेताओं पर रोक लगाने की बात भी होगी। बैठक में सीएम फेस पर चर्चा होगी, इसकी उम्मीद कम है। आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस इस पर अभी मौन है। अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। खबर पक्की है, बिहार विधानसभा चुनाव और पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों पर चर्चा के लिए सीएम नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू और बीजेपी के दिग्गजों की बैठक हुई। इस बीच जेडीयू ने एक नया पोस्टर जारी किया। कहा 25 से 30 फिर से नीतीश।
सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू और बीजेपी के दिग्गजों ने करीब 2 घंटे तक मंथन किया। बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। 18 अप्रैल से शुरू हो रहे महिला संवाद कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। 24 अप्रैल को पीएम के बिहार दौरे पर भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जेडीयू की बैठक में तय हुआ कि चुनाव प्रचार में आरजेडी के जंगल राज और एनडीए के सुशासन के मुद्दे को उठाया जाएगा। 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी के दौरे पर आ रहे हैं। मधुबनी में पीएम मोदी की रैली से ही एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इस बीच विधानसभा चुनाव के लिए पटना में जेडीयू का ऑफिशियल पोस्टर भी सामने आया है। पोस्टर में लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। पोस्टर के जरिए जेडीयू ने साफ कर दिया है कि चुनाव में नीतीश ही गठबंधन का चेहरा होंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार से ही आ रही है। जेल भेज दिया गया है आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव को। पटना के बेऊर जेल भेजे गए हैं रीतलाल यादव। रीतलाल यादव पर बिल्डर को धमकाने का आरोप लगा था। अब रीतलाल यादव की तरफ से कहा गया है मेरी हत्या की साजिश हो रही है। रीतलाल यादव जिन्होंने खुद ही आकर सरेंडर किया और जिसके बाद रीतलाल यादव को जेल भेज दिया गया है, बेऊर जेल भेजा गया है रीतलाल यादव को। हालांकि रीतलाल यादव की तरफ से कहा गया कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है। आप जानते हैं किस तरीके से केंद्रीय एजेंसी रीतलाल यादव के घर पर पहुंची थी, छापेमारी की थी पिछले दिनों, लेकिन रीतलाल यादव वहां पर नहीं मिले थे। अब रीतलाल यादव का सरेंडर, रीतलाल यादव को फिलहाल बेऊर जेल भेजा गया है। आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव। रीतलाल यादव पर बिल्डर को धमकाने के आरोप लगे थे और उसी के बाद रीतलाल यादव पर एक्शन शुरू हुआ था, लेकिन रीतलाल यादव हाथ नहीं लग रहे थे सुरक्षा कर्मियों के और ऐसे में अब रीतलाल यादव ने खुद ही सरेंडर किया, जिसके बाद अदालत ने बेऊर जेल भेज दिया है रीतलाल यादव को। हालांकि इस मौके पर रीतलाल यादव की तरफ से अपनी हत्या की साजिश की आशंका जताई गई है। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब कोर्ट से प्रिजन वैन में बिठाकर रीतलाल यादव को बेऊर जेल लेकर जाया जा रहा था। उस समय की तस्वीरें आपके सामने। दानापुर कोर्ट पहुंचे थे रीतलाल यादव और दानापुर कोर्ट जाकर रीतलाल यादव ने खुद ही सरेंडर किया था। आरोप रीतलाल यादव पर लगे थे कि रीतलाल यादव बिल्डर को धमका रहे हैं, लेकिन अब जब रीतलाल यादव ने सरेंडर किया दानापुर कोर्ट पहुंचकर, वहां पर रीतलाल यादव की तरफ से कहा गया कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन ने छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा है। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रीतलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा लिया। तो आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव को आप सुन रहे थे। फिलहाल रीतलाल यादव को बेऊर जेल भेज दिया गया है। वहीं जो सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू, उसका इस पूरे मामले पर रिएक्शन सामने आया है। जेडीयू के नेता हैं नीरज कुमार, क्या कह रहे हैं सुनिए। नीतीश कुमार जी का सुशासन है, कानून का कील है। जब कानून का कील ठोकने की बात आई, जब इनके घर पुलिस पहुंची तो दबिश में आत्मसमर्पण कर दिया। अपराध किए हैं तो तेजस्वी यादव जी आप तो तुलनात्मक विवरण दे रहे थे रीतलाल यादव के बारे में। एहसास हुआ कि अपराध करने पर कैसे जेल की सलाखों तक पहुंचाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी अपनी पार्टी का संदेश जिस जेल में उनका प्रवास हो वहां भेज दीजिए और खुद भी दर्शन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और अब खबर जम्मू कश्मीर श्रीनगर से है, जहां डल झील में शिकारा पलट गया। शिकारा जब पलटा तो 4 सैलानी पानी में गिर गए, लेकिन मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम एक्शन में आई। बिना देरी किए सभी सैलानियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। बुधवार को इतनी तेज हवाएं चली कि डल झील पर तैरती ये बोट हिचकोले खाने लगी। ऐसी ही एक बोट पर 4 सैलानी बैठे थे, लेकिन तेज रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से बोट का बैलेंस बिगड़ गया और चारों सैलानी झील में गिर गए। हालांकि कोई अनहोनी होती उससे पहले ही एसडीआरएफ और क्यूआरटी टीम ने चारों लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया और सभी की जान बचा ली। तेज हवा की वजह से 2 और नाव भी पलट गई।
हालांकि उनमें कोई पर्यटक नहीं था, लेकिन जब यह हादसा हुआ तो बाकी की सभी नावों को किनारे पर लगा दिया। अधिकारियों ने शिकारा मालिकों और पर्यटकों को मौसम की चेतावनी का सख्ती से पालन करने को कहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने 18 से 21 अप्रैल के बीच कश्मीर में तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की है। तो बदलते मौसम ने शिमला में भी आफत खड़ी कर दी है। शिमला में तूफान से जड़ से पेड़ उखड़ गया। लोअर खलीनी में सड़क बंद हो गई। शिमला के शलन गांव में मकान की छत देर रात आए तूफान में उड़ गई। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक खराब मौसम का अलर्ट शिमला में भी जारी किया है। तो ये शिमला की तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से ये पेड़ जो जड़ से उखड़ गया था और कई पेड़ उखड़े हैं, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां यहां पर आई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे ये गाड़ियां चकनाचूर हो गई हैं। 22 अप्रैल तक के लिए शिमला को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भी कुदरत का क्रोध देखने को मिल रहा है। तेज आंधी बारिश की वजह से कई पेड़ यहां उखड़ गए, कई घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है और अब मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तस्वीरें आपके सामने जम्मू कश्मीर के पुंछ में। तो ये तेज हवाओं का कहर है जो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक देखने के लिए मिल रहा है। देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर, अभी कुछ देर पहले मैं श्रीनगर की तस्वीर दिखा रही थी आपको डल झील की, ये पुंछ की तस्वीर है जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर भी तेज हवाओं ने अपना कहर बरपाया है। ये बड़े पेड़ हैं और कैसे गिरे हैं, बिजली के तारों को अपने लपेटे में लेकर गिर गए हैं। कुछ गाड़ियां इनकी चपेट में आ गई हैं। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये मौसम की मार। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आंधी तूफान के बाद अब राहत और बचाव का काम चल रहा है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू टीमें जुटी हुई। तो ये सामने जम्मू कश्मीर, जहां अलग अलग इलाकों में आंधी तूफान के बाद राहत और बचाव का कार्य अब देखिए किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। जो भी नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत की जा रही है। स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है। बुधवार शाम जम्मू संभाग में 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की आंधी ने शहर की सूरत किस तरह से बदल दी है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें यहाँ के सिविल सेक्रेटरीट की है कि जिसकी एक दीवार इस आंधी की चपेट में आने से पूरी तरह गिर गई है। अब इस दीवार के मलबे को हटाने का काम यहाँ पर जारी है, लेकिन बुधवार शाम जो आंधी जम्मू में आई और जम्मू समेत जम्मू संभाग के 10 ज़िलों में आई, उससे जम्मू शहर के साथ साथ जम्मू के 10 ज़िलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बिजली क्षेत्र में हुआ है और जम्मू के कई क्षेत्रों में अभी तक बिजली की सप्लाई को वापस बहाल नहीं किया जा सका है। बिजली विभाग के मुताबिक जम्मू शहर के साथ साथ सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी, कटरा, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में बिजली की आपूर्ति पर फर्क पड़ा है। लगातार जम्मू शहर और जम्मू के जो 10 ज़िले हैं वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के साथ साथ जो इस तरह का नुकसान है, चाहे वो दीवारें गिरी हैं या पेड़ गिरे हैं या बिजली के खंभे या टावर गिरे हैं, उन्हें दुरुस्त करने का काम यहाँ जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कल रात तूफान से शादी में लगा टेंट उड़ गया। बुधवार रात अचानक मौसम ने करवट ली, जिसके बाद जोरदार बारिश हुई, ओले गिरने लगे। मौसम का मिजाज तब्दील हुआ, मौसम में ठंडक आ गई, लेकिन बेमौसम बरसात ने ये जो घर का आयोजन था वो तो खराब कर दिया। मौसम विभाग ने आशंका जताई है तेज बारिश होगी कल भी। चंबल, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो शादी चल रही थी, पंडाल लगा हुआ था और देखिए कैसे तहस तहस ही पूरा पंडाल हो गया। और हिमाचल प्रदेश के ही ऊना में एक धार्मिक आयोजन में आंधी तूफान ने खलल डाल दिया। राम मंदिर में आयोजन चल रहा था और ऐसे में तूफान जो आया उसने आफत ला दी। ये देखिए जरा, पूरे हिमाचल में तेज हवाएं चल रही हैं,
कई इलाकों में बिजली ठप हो गई, पेड़ गिर गए, कई जगह रास्ते बंद हो गए। और देखिए किस तरीके से ये मौसम की मार कहिए आप, मौसम का कहर कहिए आप, जिसका सामना करने को लोग मजबूर हैं। यहाँ राम मंदिर में आयोजन चल रहा था, लेकिन अचानक से जो पंडाल लगा हुआ था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। तेज हवाओं के आगे सब बेबस। बिजली भी हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ठप बताई जा रही है। बहुत सी जगह पेड़ जो हैं वो उखड़ गए हैं, इतनी तेज हवाएं थी। और बिजली के तारों को अपने लपेटे में लेकर पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सी जगह रास्ते, बहुत सी जगह जाम हो गए हैं। हिमाचल के बाद अब जरा असम आपको लेकर चलेंगे, जहां राजधानी गुवाहाटी में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। सुबह से गुवाहाटी के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद अचानक तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। तो ये गुवाहाटी की तस्वीरें आपके सामने। पूर्वी भारत में मौसम का मिजाज बदला है। उत्तरी भारत की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी, जहां तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का सिलसिला पहाड़ी राज्यों में खासतौर से चल रहा है। ये झमाझम बारिश जो हो रही है वो असम, राजधानी गुवाहाटी की तस्वीरें आपके सामने। अगले महीने 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। 2 मई को आंध्र प्रदेश के अमरावती जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरावती में जो राजधानी के निर्माण का काम चल रहा है, उस निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए इंतजामों की समीक्षा जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।